जय हिंद जय बिहार। ये प्रश्न आपका अभी जो बता रहे हैं वो श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन मतलब प्रतिरोधों का समूहन है। तो प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है, एक श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा समानांतर क्रम समूहन। कई बार परीक्षा में आ चुका है प्रूफ, तो कुल मिला के 12-13 प्रूफ हैं जो अभी तक प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको पूरी तरह दे दें। ठीक है, बहुत आसान है। ये प्रश्न ऐसे आएगा, श्रेणी क्रम समूहन के लिए सूत्र प्राप्त करें या व्यंजक प्राप्त करें, या फिर कहेगा कि प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ज्ञात करें, प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ज्ञात करें। तो श्रेणी क्रम मतलब ये हुआ आर मतलब हो गया प्रतिरोध, एस मतलब होगा श्रेणी क्रम, एस का मतलब हो गया ये श्रेणी क्रम समूहन बोलते हैं इसको, आर एस श्रेणी क्रम। सीरीज समझते हैं, SIR। तो सीरीज एक होता है पैरेलल, समानांतर का होता है पैरेलल, तो समानांतर का लिखते हैं RP, प्रतिरोध पैरेलल, लेकिन ये क्या है प्रतिरोध श्रेणी। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को समूहित किया जा रहा है, ठीक है। एक एक वर्ड के बारे में जानिए। RS मतलब R सीरीज में, यह सिद्ध करके दिखाना है कि R1 + R2 + R3 ऐसा फार्मूला, RS बराबर इतना होता है, ये फार्मूला श्रेणी क्रम के लिए ध्यान रखिए। ये श्रेणी क्रम समूहन है, समानांतर क्रम का अलग होता है, 1/, करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में हम मान लेते हैं कि 3 गो प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से 1 2 3 प्रतिरोध ले लिए, इसको फटाफट बैटरी से जोड़ देना है, प्लस माइनस ये जुड़ गया। यहाँ स्विच दे देते हैं, यहाँ से देखिए पहले करंट न लग जाए, ध्यान रखिए इस बात का। तो यहाँ से करंट को हम छोड़ते हैं, पहले बिंदु A पर पहुँचता है धारा, फिर इसमें प्रवेश करता है, फिर बिंदु B पर धारा आता है। ये अगर जल रहा है लाइट तो ये बल्ब का फिलामेंट मान लीजिए, ठीक है। फिर अगर ये बल्ब जल रहा है तो लाइन यहाँ आएगा करंट, फिर करंट इसमें प्रवेश करेगा, ये बल्ब जलेगा, तो इसका नाम अब सीरीज C देते हैं और यहाँ पे D नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ये बल्ब जलेगा तभी आगे वाला जलेगा, अगर ये जलेगा तभी आगे वाला जलेगा। अगर कहीं ऐसा हुआ कि फ्यूज हो गया, ये परिपथ भंग हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ से ज्वाइंट तार टूट गया, तो बल्ब का जब फिलामेंट आपको टूट जाता है तो क्या बल्ब जलता है? नहीं। तो ये सीरीज क्रम में ऐसा ही होता है, अगर ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा मान लीजिए तो आगे का बल्ब आपका नहीं जलेगा, धारा का प्रवाह रुक जाएगा, ठीक है, बिल्कुल धारा का प्रवाह रुक जाएगा। मान लीजिए ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो ये बल्ब जल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए किसी तरह से किसी भी कारण से ये भंग हो गया, ये प्रतिरोध मतलब इसका क्या बोलेंगे, फिलामेंट टूट गया बल्ब का, तो आगे का बल्ब नहीं जलेगा, परिपथ आपका बंद हो जाएगा, पूरी तरह से सर्किट बंद हो जाएगा। अब ये होता कैसे है ये देखिए, आप अपने घर में जो सीरीज बत्ती लगाते हैं, मान लीजिए सीरीज बत्ती का तार लगा है, यहाँ फिलामेंट हुआ, अब यहाँ से ये बल्ब हुआ, ये बल्ब हुआ, ये बल्ब हुआ, ये बल्ब हुआ, ऐसे लटकाए रहते हैं आप, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये अंदर जो फिलामेंट है ये टूट गया, ये देखिए यहाँ पे टूट गया, ठीक है, तो यहाँ जो फिलामेंट है वो टूट गया, तो आगे धारा का संपर्क बंद हो गया, आगे एक को बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं, ये जो कनेक्ट है ना ये लाइन, अगर जैसे ही ये डिसकनेक्ट हो गया तो ये लाइन नहीं जलेगा आगे। ये तो खोखा है, देख रहे हैं, ये खोखा रहता है, कवर रहता है ना, तो लाइन ऐसे ज्वाइंट रहता है, तो इस तरह से बल्ब पूरा बुझ जाएगा। तो क्या करते हैं या मिस्त्री क्या करता है कि तरवा को ये पूरा पकड़ के ऐंठ देता है, ठीक है। अब ऐंठ देने से ये तार दोनों क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट होने से लाइन सप्लाई चालू हो गया और ये आपका जलना शुरू हो जाएगा बल्ब। ये सीरीज है, तो ये सीरीज क्रम यही होता है कि अगर आगे का बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो सब कनेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये श्रेणी क्रम है। अब प्रश्न आइए देखते हैं। तो इस तरह से बिजली का मिस्त्री क्या करता है, इसको ज्वाइंट कर देता है, इसको पूरा तार को, ये पूरा तार को ऐंठ देता है, ठीक है। तो तार ऐंठ दिए तो फिर बल्ब तो फूट गया, लेकिन ये तार आपस में ज्वाइंट हो गया और आगे का बल्ब फिर जलना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ एक बात बताएं, आपने किसी ने सवाल किया कि हम पूछे ही नहीं तो सवाल क्या करेंगे। चलिए अब मान लेते हैं कि यहाँ परिपथ भंग हो गया, ठीक है, ये बल्ब फ्यूज कर गया, अब ये तार डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप बोलेंगे क्या ये बल्ब जलेगा कि नहीं। जरा समझिए, लाइन आना और लाइन जाना दो चीजें जरूरी है। लाइन जब आता है तो लाइन को जाना भी जरूरी है। जैसे हमको कैसे लगता है, तार दो होता है, पोल से जो लाइन आप लेते हैं वो दो तार होता है, एक ठंडा और एक गर्म, अर्थ का तार अलग होता है।
तो घर में अर्थ का तार लगाना अति आवश्यक होता है। कि जैसा क्या होता है, ये आपका गर्म आया, ठीक है, और ठंडा के माध्यम से लाइन आ रहा है पोल से, ये देखिए मेरा पोल है, ठीक है, पोल से हमने लाइन को कनेक्ट कर रखा है, ये 3 तार जा रहे हैं, ठीक है, और 3 तार से चलिए ये मेरा प्लस है, ये प्लस इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, और ये अर्थ का, ये माइनस का तार है, ठीक है, और 2 फेज या 3 फेज, आपका जो लाइन डोमेस्टिक लाइन होता है वो 2 फेज होता है, ठीक है, 3 फेज मोटर चलाने के लिए होता है, आपको 2 फेज ही लिया जाता है। अगर 4 तार है तो चौथा तार अर्थ का होता है, ठीक है, तो ये अर्थ से अर्थ को हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और ये 3 तार तीनों गर्म है, तो किसी आप घर में एक ही सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है, ये बात जान लीजिए। अगर आप 2 फेज लेते हैं यानी 2 को तार जोड़ के गर्म लाते हैं 2 फेज, तो आपको इसकी ऑर्डर लेना पड़ेगा, परमिशन, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर केस दायर हो सकता है, हल्के में से ना ले। आप 3 फेज तब लेते हैं जब मोटर चलाना होता है, तो 3 फेज का आपको बिल भरना पड़ेगा। और हम आगे बताएंगे कि घर में आप कितने सप्लाई ले सकते हैं, इसके बारे में बहुत बेहतरीन से जानना है। आपके घर में अगर बिजली वाले रेड कर देते हैं तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब के बारे में बताएंगे। आपके घर में कितना मीटर उठ रहा है, मीटर आपका खराब है या अच्छा है, इन सब की जानकारी आगे हम देंगे। चलिए आइए पहले देखते हैं। ये तार को आपने कनेक्ट किया, ठीक है, और फ्रिज कूलर जो भी हुआ, जिस चीज से भी आपने कनेक्ट किया है, तो ये आके यहाँ दोनों कनेक्ट होके ये सप्लाई पंखा चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए पंखा का बॉडी अर्थ आ गया, तो यहाँ से प्लस लिया और ये अर्थ के माध्यम से फिर पुनः वापस आ रहा है ये लाइन, कहाँ, पोल में। आपको पता नहीं चलता है। अगर विश्वास नहीं है तो फटाफट क्या करिए ना, आपका मान लीजिए ठंडा तार टूट गया, ठीक है, और बोर्ड में लाइन लगा के देखिए, ये बिजली का बोर्ड का 2 हुक है ना बोर्ड में, आप यहाँ लाइन लगा के देखिए, दोनों तार आपको गर्म बताएगा, दोनों बल्ब यदि जलाइएगा, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टर, तो दोनों रेड देने लगेगा, ठीक है। तो समझिए आपका अर्थ का तार टूटा हुआ है, मतलब ठंडा अर्थ नहीं बोले, ठंडा तार आपका टूटा हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये लाइन जब आएगा तो जाएगा, ठीक, और अगर जाने का बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये होता क्या है, कभी कभी आयरन में आपको झटका मारता है, फ्रिज आप रखे हुए हैं, खोले मार दिया झटका कस के, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई दे रहे हैं हम, इस फ्रिज, मान लीजिए फ्रिज है, इस फ्रिज में आपने कहीं भी सप्लाई जो दिया है ठंडा और गर्म जाने वाला तार में, वो कहीं ना कहीं बॉडी को अर्थ कर रहा है गर्म तार, ठीक है, बॉडी को कहीं ना कहीं अर्थ कर रहा है गर्म तार, बॉडी को छू रहा है। आप जैसे ही खाली पर छुएंगे ना तो सारा केसवाई खड़ा हो जाएगा, बुझे, मारेगा तो शायद बच भी पाएंगे। इसलिए जान लीजिए कि इसमें न्यूट्रल तार भी एक रखना चाहिए। न्यूट्रल तार को क्या किया जाता है कि इसके बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। न्यूट्रल तार को अच्छा घर में वायरिंग करने वाला होगा तो न्यूट्रल तार देगा या लगवाएंगे अलग से। तो अगर इसमें कहीं डैमेज भी है, गर्म तार कहीं सटा हुआ है, बॉडी से सट गया बाय दफे, तार कटने छटने या किसी वजह से, तो ये क्या करेगा, ये न्यूट्रल तार, ये जैसे गर्म आया, ठीक है, और ये तार, ये इसमें करंट जब आ गया है तो तार इसमें ट्रांसफर कर लेगा, तुरंत इसको कन्वर्ट कर लेगा अपने में, खींच लेगा अर्थ वाला तार, जहां आप अर्थ ज्वाइंट किए हुए हैं, धरती से कहीं भी आप ज्वाइंट किए हुए हैं तो धरती को चला जाएगा, आपको नहीं मारेगा। आना देगा, चप्पल उप्पल उतार के पकड़े तब मारेगा तो समूचा बाल खड़ा हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए फ्रिज वगैरह छूना हो तो ज्यादा पंडिताइन, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ज्यादा पंडिताइन कहने का मतलब है कि लोग ज्यादा नियम धर्म अपनाते हैं, तो नियम धर्म अपनाने वाले सभी, जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो अगर घर में किचन में आप फ्रिज को छूते हैं तो सावधान रहिए, चप्पल पहन के छूइए, हो सकता है बॉडी करंट आ गया हो, ठीक है। तो बिजली के चीज को बिना सावधानी से नहीं छुएंगे, बिल्कुल सेफ्टी पहले सुरक्षा आवश्यक है। तो चलिए यहां से बता दिए कैसे तार आता है। अब गर्म फ्रिज छूने से पहले आप क्या करें, चप्पल वगैरह पहन ले, तो चप्पल पहनने से गर्म आपको मारेगा, ठंडा नहीं मारेगा। और जब तक ठंडा और गर्म दोनों तार नहीं आपको सपोर्ट मिलेगा तब तक आपको लाइन नहीं मारेगा। अगर गर्म मारा तो झटका देके आपको फेंक देगा। ये बात एकदम पूरी तरह ध्यान रखिए, चप्पल पहने रहेंगे तो केवल हमको गर्म मारेगा, और गर्म तार अगर मारा है झटका में तो चप्पल पहने हुए था अर्थ कहां से मिलेगा हमको, धरती से, और धरती से मेरा शरीर कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लाइन नहीं मारेगा। और चलिए दूसरी बात, आप देखते हैं बिजली मिस्त्री तार को पकड़ के ईंट देता है, हाथे से पकड़ के ईंट देता है, वो खुद जादुई शक्ति नहीं उसके पास, वो केवल गर्म तार पकड़ता है, ठीक। कहिए ना ठंडा गर्म दोनों पकड़ ले, सारा केसवा खड़ा हो जाएगा, बुझना, चल जाएंगे तुरंत। इसलिए ध्यान रखिए, सेफ्टी प्रिकॉशन अति आवश्यक है। लाइन में, लाइन अपने बाप का नहीं है, मतलब जो बनाया उसका भी नहीं है, ठीक। तो सावधानी, बिजली के कोई भी सामान छूने से पहले, जब स्विच क्यों नहीं आप छूते हैं तो चप्पल पहन के करिए, और चप्पल में कांटी वाटी नहीं होने चाहिए, ये सावधान रहिए, क्योंकि
कई बार हमको मार चुका है ना, इसलिए बता रहे हैं, प्रैक्टिस है, इसलिए ज़रा सावधान रहिए। और भी हम बाद में देखेंगे और भी ज़्यादा बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको दुर्घटना लाइन से हो सकता है और कैसे बचेंगे। लगेगा भी तो कोशिश करेंगे तो बच सकते हैं। तो खैर मेरे बात पर बहुतों को आश्चर्य भी होगा, लेकिन जिसके पास अनुभव है वो बता भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और हम इसका प्रमाण देंगे। चलिए आइए, अब देखिए लाइन तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। देखिए बैटरी है, स्विच हमने ऑन कर दिया तो लाइन से यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन आगे जा रहा है, आगे तो यहाँ डिस्कनेक्ट हो चुका है लाइन, तो यहाँ तक आपका लाइन आएगा। ठीक, ये बल्ब जलेगा लेकिन आगे वाला नहीं जलेगा। ठीक, ये आएगा जाएगा, परिपथ पूरा होगा तभी ना। तो यहाँ तक परिपथ तो यहाँ तो भंग हो चुका है। ठीक है, ये टूट चुका है, देखिए ध्यान से देखिए, ये टूट चुका है, और टूट चुका है इसलिए लाइन आगे नहीं जाएगा। तो अब आपका सवाल है कि क्या आपके घरों में श्रेणी क्रम में लाइन होता है या समानांतर क्रम में? तो अगर मेरे घर में श्रेणी क्रम में लाइन रहेगा कि पहला तल्ला का लाइन खराब हो गया तो ऊपर वाला तल्ला जलेगा जी? क्या बात करता है, जलवे नहीं करेगा। एक रूम में खराब हो जाएगा लाइन तो दूसरा अगला वाला रूम में जलवे नहीं करेगा। इसीलिए हमारे घरों में विद्युत परिपथ समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो जब समानांतर क्रम पढ़ाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से समानांतर क्रम में लाइन सप्लाई आगे होते रहेगा। एक जो चीज़ खराब है आपका, जो फ्यूज खराब है, उसके बाद बाकी सब ठीक होता रहेगा। यानी जिस बल्ब खराब है उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई के कई भाग होते हैं, उससे होकर के लाइन प्रवाहित होते रहता है। चलिए फिलहाल मान लिया, देखिए लिखे यहाँ पे फिगर, देखिए यहाँ फिगर दे दिए हैं, फिर ये क्या है इसे भी समझाएंगे। मान लिया कि ए बी बी सी और सी डी तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। देखिए ए बी सी और सी डी तीन प्रतिरोधक क्या है ना, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस एंड प्रतिरोध? आपको हम दिखाते हैं प्रतिरोध। ऐसे तो परिभाषा पढ़ना अलग चीज होता है ना। बिजली के बहाव में जो रुकावट हो, अवरोध हो, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध देखे हैं कि नहीं देखे हैं? चलिए हम आपको दिखाते हैं। कहीं पोल पर तार को हीट होते देखे हैं आप? तार गर्म होते या लहकते देखे हैं? तो देख लीजिए एक बार, जहाँ तार हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, और चिंगारी जैसा हो रहा है, गर्म हो गया, हीट हो गया है, तो उस विद्युत के बहाव में कहीं ना कहीं रुकावट आया है। जैसे चिड़िया तार वगैरह ले जाके पुल पर लगा देता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वहाँ बहाव में अवरोध उत्पन्न हुआ है, जिससे वो तार हीट कर रहा है। तो विद्युत के बहाव में रुकावट अवरोध होता है ना, वो प्रतिरोध होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये तार तो प्रतिरोध पैदा करता है ना, तभी तो वो गर्म हो जाता है। तार गर्म होता है या नहीं होता है, फिलामेंट, तभी तो आपको 2700 कितना डिग्री पर श्वेत हो जाता है। चलिए आइए, तो ए बी सी और सी डी तीन प्रतिरोध रेसिस्टेंस आर से सूचित करते हैं, तीन को प्रतिरोध है। तो फिर अब देखिए, अब विभवांतर होगा, विभव में अंतर होगा। विभवांतर मतलब विभव में अंतर, तो इसके बीच विभवांतर V1 होता है। फिर यहाँ से अगर ये बल्ब जल रहा है तो इसका V2 होता है, और इसका भी विभव में अंतर होगा तो V3 हो जाएगा। तो माना कि तीन प्रतिरोधक ए बी सी और सी डी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके प्रतिरोध R1 R2 और R3, R1 R2 और R3, जिनके विभवांतर V1 V2 और V3, यही रामायण लिखा है। और इनसे होकर I धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित हो रही है। मान लिया कि ए बी बी सी और सी डी तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके विभवांतर V1 V2 और V3, कुछ नहीं याद करना है। मान लिया कि ए बी सी और सी डी तीन प्रतिरोधक R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनके विभवांतर V1 V2 और V3, याद हो गया। इनसे होकर I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, I करंट। अब हम पूछ दूं ना कि बिजली क्या है तो शौक लगेगा। सस्पेंस अगली बार बताएंगे, कोई एक्सपर्ट होंगे ना तब बिजली का जरा परिभाषा पूछ के देखिएगा। बड़े बड़े इंजीनियरिंग करके आते हैं ना, आजमाइश करके देख लीजिएगा, और परिभाषा फिर हम अगली बार बताएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डेंजरस होता है, उसको समझना होता है, और जितना सिंपल समझिएगा उतना ही आपके लिए आसान होता है ना। बिजली के बारे में मतलब वो क्या होता है, यूं फेंक दिए, फेंकने से नहीं होता है। मान लिया कि ए बी सी सी डी तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 हैं। इनके मुक्त सिरे ए तथा बी बैटरी से जोड़े गए हैं। देखिए बैटरी से बंद करिए। चलिए, मान लिया कि ए बी सी और सी डी तीन प्रतिरोधक कैसे जोड़े गए हैं, लगातार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं।
इनकी प्रतिरोध R1 R2 R3 और विभवांतर V1 V2 V3 है। इनसे होकर देखिए धारा करंट ऐसे बता रहा है ना, करंट ऐसे ऐसे बता रहा है, इनसे होकर I धारा प्रवाहित हो रही है। स्विच से जुड़ा हुआ है, बैटरी सारा परिपथ पूरा हो गया, ठीक है। अब स्विच देंगे और करंट चलना शुरू होगा, ये परिपथ, ये करंट आएगा जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने अभी बोला था, आप सोच रहे हो कि हवा में तीर मार रहे हैं, हम कल हवा में तीर मारेंगे भाई। देखिए प्लस हुआ, प्लस से लाइन चला, देखिए यहाँ कनेक्ट है, ये माइनस है, माइनस में आके फिर ट्रांसफर हो रहा है, फिर कनेक्ट हुआ, देखिए आ रहा है जा रहा है। तो प्लस होगा, प्लस से आता है और माइनस से वो वापसी चला जाता है, ठीक है, वापसी चला जाता है। और आपको ऐसा लगेगा कि जो बिजली के खंभे पर, मतलब बिजली के तार पर जो चिड़िया बैठता है तो उसको करंट क्यों नहीं मारता है, तो आप सोचेंगे उसका पैरवा इंसुलेटर है। ऐसा बात नहीं है। होता ही है कि बिजली का जो तार है वो तार हमसे ज़्यादा चालाक है पक्षी, वो एक को तरवा पर बैठता है, ठीक है। जरा सा पंखवा दूसरका में सटेगा ना तो पड़ाक से उड़ जाएगा। हमें पड़ी राम नाम, बाकी आप समझदार हैं, ठीक। तो अगर हम एक तार पकड़ते हैं, अगर दूसरा तार का संपर्क नहीं है तो कुछ नहीं होगा, समझ गए। अब आजमाइश मत करने लगिएगा, हम पर केस मत करिएगा, बुझे ना। तो लाइन के बारे में विशेष अभी जब बताएंगे तो आप आजमाइश के बारे में जानिएगा, ना तो सांप का अति बिच्छा का मंत्र नहीं जानते हैं, कोबरा के हाथ डाल दीजिएगा बिल में, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक तो हो गया, सीधे के बीच विभवांतर भी है। तो अब इसे समझिए, अगर ये तीनों बल्ब जल रहा है, एकदम चकाचक है, समझ रहे हैं ना, तो ये देखिए डायरेक्ट ये सभी को समेट के एक के बार हिसाब द कितना खर्चा कैल, ऐसा होता है ना, 5 रुपए के सही है, 5 रुपए के, ये सब कुछ नहीं है, सीधे बोलो 100 में कितना बचा नहीं बचा कि हम आपको और दूं। हाँ इस पर आइए, अगर बल्ब जल रहा है तो एक से सीधे डी पर आएगा विभवांतर, जिसका एक ही विभव होगा भी, विभवांतर को भी कहते हैं। और कहां से आएगा, ए से डी के बीच विभवांतर भी हो गया। अब प्रतिरोध क्या हो गया, आर एस, आर सीरीज, सभी को एक कर दिए, इसको परिपथ से जोड़ दिए, पूरा हो गया, ठीक है। अब आइए, ओम का नियम कहता है अचर ताप पर चालक से प्रवाहित धारा चालक के स्रोत के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब सीधा सीधा ये बता दूं कि ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, एकदम सिंपल, V बराबर आई आर। तो अगर हम इसकी चर्चा करें बारी बारी से, सबके घर में न्योता दे रहे हैं, भैया तू आइए तू आइए, तो चलिए हम इनके यहाँ न्योता दे रहे हैं V1 के यहाँ, तो V बराबर आई आर, तो V1 बराबर IR1, देखिए इनका IR ये है IR1, अब V2 बराबर आइए तो V2 बराबर तो IR2। धारा तो भैया ये बल्बा जलेगा तबे नहीं जलेगा, तो धारा में लफड़ा नहीं छै, बुझी गलू ना। हाँ फिर से, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। फाइनल हो गया, कितना सिंपल है। अब आप मान लीजिए इस फिगर पर, मान लीजिए कि A तथा D के बीच समतुल्य, A तथा D के बीच समतुल्य प्रतिरोध RS है और विभवांतर भी है, तो V बराबर IRS, V बराबर IRS। क्लियर हो गया। तो अगर आप कहेंगे तो हम इसको नंबर हटा सकते हैं, चीप एंड बेस्ट में बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अरे साइंसवा के हौगा मत बनाइए, खाली इसका परिभाषा थोड़ा रटी है, थोड़ा बहुत ये सब तो ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा इस लाइनवा को हम यहाँ उठा लेते हैं एक बार, ठीक है, आपको भी आसान मजा आएगा। V बराबर IRS, ठीक है, पहले सुंदर लगेगा। आप दोबारा मत लिखिएगा, ठीक है, आप दोबारा नहीं लिखेंगे। हाँ समझ में आया, ये मेरे लिए है क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे तो आपको आसान लगेगा। अच्छा बताइए, ये जो विभवांतर है भी है ना, आप 3 भाग में बांट दीजिए। ये सब अगर बल्बा जल रहा है तो यहाँ V हो गया, तो इस V के जगह V1 V2 V3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये V के जगह V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ छोड़ दीजिए IRS तक, कि RS के जगह तो ये होगा। हमने कब कहा कि नहीं होगा, पहले ये जो V जो एक हुआ है तो तीनों बल्ब जल रहा है तभी तो विभवांतर एकत्रित कर लिया ना, तो यानी V का मतलब हो गया V1 V2 और V3। अब आइए V1 के मान कितना है, या IR1। एक बात आप दिमागवा में हटा लीजिए, बुझे। अरे हम लोग बहुभाषी हैं भैया, अगर जौन अब्दुल कलाम के मास्टर जी पढ़ाते तक्का ओकरा से बड़का साइंटिस्ट बन पाते नहीं ना।
दिमाग लगाइए अपना, साइंस और मैथ गलत नहीं होता है। लालजी प्रसाद कई बार पटका गए थे मैट्रिक में, एक के हिसाबा कई बार बनाते थे, एक के हिसाबा कई तरह से बनाते थे, ठीक ना। अब मैट्रिक, आईए, बीएससी, एमएससी सब में उनकी किताबें चलता है, वही से पढ़ाई होता है, समझे। अब्दुल कलाम बनिए अब्दुल कलाम, रटंत विद्या मत रखिए। चलिए, तो V1 किसके बराबर है? IR1। चलिए V2 किसके बराबर है? IR2। IR2। अब V3 किसके बराबर है? IR3। IR3। बहुते लोग, देखिए हम किसी पर हमको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, पर सच में मुंह में जावा भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हम जो लिखाते हैं ना वही लिखिएगा। तो आप बड़का अब्दुल कलाम थे तो अब्दुल कलाम काहे नहीं बन गए? कै परसेंट से मैट्रिक पास किए, कै परसेंट से आईए, कै परसेंट से बीए पास किए, कै परसेंट से एमए? उनका रिकॉर्ड जरा चेक कर लीजिएगा। हम जो कहते हैं, ज़्यादा हमको बोलने की आदत नहीं है, सच रोक भी नहीं सकते हैं आप, इसलिए दिमाग लगाइए। हम भी जैसे पढ़ाएं, अगर आप रिसर्च करिए उस पर और लगे कि बेहतर है तो बेहतर बनाइए, ठीक है। हम का परिभाषा हमको नहीं आता है, आज तक ना आया है ना कभी आएगा। V1, तो V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? IR1। V2 की जगह क्या लिख सकते हैं? IR2। V3 की जगह क्या लिख सकते हैं? IR3 बराबर IRS। की जस के तस रह गया। आप कुछ विशेष नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा कि विशेष है इसमें, I तीनों में है, कॉमन कर लीजिए। तब बच गया I कटी गेलो R1, I कटी गेलो R2, I कटी गेलो R3, समझ गेल हूँ। तो बच गेलो RS। अब I से I कटी गेले, समझ गेल। R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर RS। इसीलिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही बात आपको प्रूफ कर देना था, ठीक है। और स्टॉप लगा देंगे, आंसर जरा बढ़िया से, हमारे तरह लपेट मत दीजिएगा, हमारा आदत खराब है, ठीक है। तो इस तरह हुआ, जो समतुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। हाँ बेटा, प्रूफ है, PROVED। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम का है, उसका समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बताएं। ऐसा देगा, उसका या अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करें। अधिकतम प्रतिरोध मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो जब हम श्रेणी समानांतर बताएंगे ना तो और मजा आएगा, ठीक है। तो आपको कौन सा प्रतिरोध कहा? समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बताएं या श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बताएं, दोनों एक ही बात है। समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बताएं या श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बताएं, दोनों एक ही बात है। तो लीजिए, माना कि R1 बराबर, पहला कौन है? 2 ओम, R2 बराबर, R1 बराबर 2 ओम, इसका ओम का है, उल्टा लोटा ओम है, बुझे, बहुत सिंपल है। और R3 बराबर 5 ओम। और समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध को हम RS मान लेते हैं, ठीक है, RS मान लेते हैं। चूंकि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ कि नहीं हुआ? तो R1 कितना है? 2 ओम, एक के साथ लिख देंगे 3 और 5, 2 3 5 5, 10 ओम। समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 10 ओम। अधिकतम प्रतिरोध कितना हो गया? 10 ओम। बहुत मजा आता है इसका मैथ पढ़ने में, और तब मजा आएगा जब आप बिजली के घर का, बल्ब का, पंखा का, ये सब का हिसाब लीजिएगा, आपका टोटल ऊर्जा कितना खर्च हुआ, और मजा आएगा। फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टेड होता है, दिल लगा के पढ़ें, हमें उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको।